जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टॉप 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके पीटी 365 मैगजीन के ऑल सब्जेक्ट्स को मिलाकर के तैयार किए गए। इन 500 क्वेश्चंस में से आप इजीली यूपीएससी प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे। इस सीरीज का ये पार्ट 5 है। बात करें यहाँ पे क्वेश्चंस की, तो यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो, ऑल 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ सिंगल पीडीएफ में अवेलेबल है, नीचे लिंक दिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट पीडीएफ है, आप उसको चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चंस की बात करें तो बाकी जो 70 क्वेश्चंस है आपके पिछले वीडियो में कवर किए हुए, यहाँ से हम लोग 71 से डिस्कस करेंगे। न्यूज में था गैस हाइड्रेट्स, जो रिसेंटली न्यूज में था, उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि नॉट करेक्ट कौन से स्टेटमेंट्स हैं। विद द रेफरेंस टू द गैस हाइड्रेट्स रिसेंटली इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर क्रिस्टलिन सॉलिड कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड गैस, जो वाटर एंड गैस से मिलकर के बनता है। कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ब्यूटेन है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्यूटेन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे आर क्लासिफाइड एज अ कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स, तो इसको क्लासिफाइड कैसे, कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स के रूप में क्लासिफाइड किया गया। इन इंडिया ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस हाइड्रेट्स आर फाउंड इन द गंगा यमुना ऑफशोर बेसिन में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो नॉट करेक्ट बताना है यहाँ पर। यदि आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है तो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर कीजिए, बताइए क्या होगा। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड सही है, नॉट करेक्ट है। सेकंड और थर्ड नॉट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड नॉट करेक्ट है, या तीनों नॉट करेक्ट। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका यहाँ पे कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नॉट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि गैस हाइड्रेट्स बेसिकली जो यहाँ पे कंटेनिंग लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट ऑफ ब्यूटेन, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्यूटेन नहीं होता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन होता है, मीथेन कंटेन करता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि दे आर क्लासिफाइड एज ए कन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो ये कन्वेंशनल नहीं अनकन्वेंशनल होता है। ये रॉन्ग है, अनकन्वेंशनल। ठीक है, अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर, इन इंडिया ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस हाइड्रेट्स फाउंड इन द गंगा यमुना ऑफशोर बेसिन। तो गंगा जमुना ऑफशोर बेसिन में नहीं, एक कृष्णा एंड गोदावरी, कृष्णा एंड गोदावरी, गोदावरी ऑफशोर बेसिन में एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अंडमान आइलैंड में ये बेसिकली पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे। विथ रेफरेंस टू सी फ्लड प्लेटफॉर्म, सी फ्लड प्लेटफॉर्म जो न्यूज में था रिसेंटली इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीन स्टेटमेंट्स लिखे हुए, यहाँ पर सही बताना है आपको, सही कौन सा है। इट इज अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग 5 डे एडवांस फ्लड इनंडेशन फोरकास्ट। तो 5 डे एडवांस आपको बता देता है, फोरकास्ट कर देता है, और ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। सेकेंड, इट यूजेज एडवांस 3D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग, तो ये यूज होता है इसमें 3D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग। इट इज jointly developed by the CDEC, Center for Development of Advanced Computing, and CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स लिखे हुए आपको सही बताने हैं। पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, केवल तीन सही है या तीनों सही है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो मोबाइल बेस्ड नहीं है, वेब बेस्ड, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और ये जो एडवांस फ्लड की बात करते हैं फोरकास्ट की, तो 2 डे एडवांस करता है, 2 डे। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट से आपका फर्स्ट आंसर रॉन्ग होता है। सेकेंड आंसर, इट यूजेज एडवांस्ड 3D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग, तो 3D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग नहीं, 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग का यहाँ पे यूटिलाइज किया होता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है।
एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि सीडेक और सीडब्ल्यूसी को मिला मतलब कि ज्वाइंटली डेवलप किया गया है, तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 3 ओनली। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the Great Nicobar Island Project GNIP and the related regulations. क्या क्या है इसके? The project is a massive greenfield infrastructure project conceived by the नीति आयोग and approved by the Union Cabinet in 2021 में अप्रूव किया गया। The Andaman and Nicobar Island Administration maintained that it does not need to implement the Forest Right Act 2006 for the project area. Third statement is the protection of Aboriginal Tribes Act (PAT) 1956 give the administration unilateral authority to divert forest land, whereas the FRA mandates consent from the Gram Sabha. So इससे रिलेट आपको 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आपको बताना है कि सही कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड या तीनों। सो आंसर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ एंड रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन आरसीओ से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सही बताना है, यहाँ पे करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज आरपीओ इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 while the RCO is established under the Electricity Act 2003। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, कि आरपीओ को रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को एस्टेब्लिश किया गया अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट कि आरपीओ फोकस ऑन द एक्चुअल परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एक्चुअल परचेज पे फोकस करता है फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वेयर एज RCO focuses on the actual consumption from the renewable energy sources. Third statement is government is currently moving toward the RCO from the present RPO system to boost the consumption of renewable energy. तो गवर्नमेंट है करंटली मूव कर रहा है आरसीओ की तरफ, रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन की तरफ फ्रॉम द प्रेजेंट आरपीओ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन से टू बूस्ट करना है कंजम्पशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको सही बताना है कि सही कौन सा है। बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आरपीओ इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द, आरपीओ को आपका जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर में, 2003 के अंदर में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और आरसीओ जो है आपका रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, इसको आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में इसको एस्टेब्लिश किया गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग होता है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है, इसलिए आंसर आपका यहाँ पे 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF से रिलेटेड है। SAF is an alternate fuel made from the non-petroleum feedstock that reduce emission from the air transportation. Second statement is it can be blended up to 100% in conventional aviation turbine fuel depending on the availability. तो इसको 100% ब्लेंड किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंडिया हैज मैंडेट 1% SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग इन जेट फ्यूल
sold to international airlines from the 2027. सो आंसर यहाँ पे बताना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या होगा तीनों में से, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका इसमें कहा गया है कि 50% तक ही ब्लेंड कर सकते हैं, ना कि 100%। ठीक है, इसलिए आपका सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स से रिलेटेड आपको बताना है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर नॉन कन्वर्टेबल डेट securities issued by a municipal body or others established for such purpose under Article 243W of the Constitution. Green bonds are used to raise funds के फंड रेज करने के लिए, especially for the climate mitigation, adaptation and other environmental friendly projects के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम पायनियर इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड GMB ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बना है जो इशूड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर इसको इशू किया गया। सो करेक्ट बताना है, यहाँ पे सही बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल ऑडिट रूल्स 2025। इन्वायरमेंट ऑडिट रूल 2025 से रिलेटेड बताने हैं आपको। इन्वायरमेंटल जो ऑडिट रूल्स 2025 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्मल framework for a environmental auditing. Environment audit refers from the environmental site assessment as the latter is conducted after the project, after a project has been established. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट 1992 rule 14 of the environment protection rule mandates that entities submit an annual environmental statement to the Central Pollution Control Board. सो करेक्ट बताना है यहाँ पे, करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड। आंसर है यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि environmental audit differs from the environmental site assessment as the latter is conducted after a project. So after a project नहीं है, prior to the project established, prior to the project established, project established। ठीक है, established। थर्ड है यहाँ पे कि 1990 रूल ऑफ 14 ऑफ द एनवायरमेंटल रूल्स जो मैंडेट करता है कि एंटिटी सबमिट एन एनुअल एनवायरमेंटल स्टेटमेंट सबमिट करता है बेसिकली टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नहीं, यहाँ पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये एनुअली सबमिट करता है, इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है, आंसर सिर्फ फर्स्ट ए हो जाए, वन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the environmental clearance in India, consider the following statement. Ex post facto environmental clearance essentially allow a project proponent to continue with its project without obtaining an EC prior to the project commencement. The Supreme Court in case of a common cause held that concept of ex post facto environmental clearance is completely alien to the environmental jurisprudence. Under the EIA notification 2006, all A category projects require mandatory environmental clearance from the state level environment impact assessment authority. So करेक्ट बताना है यहाँ पे, करेक्ट क्या होगा बताइए। करेक्ट है कि फर्स्ट एंड सेकंड आपका स्टेटमेंट सही है, थर्ड रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जो all A category projects require a mandatory environmental clearance
फ्रॉम द स्टेट लेवल एनवायरमेंटल से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के द्वारा ऑल ए प्रोजेक्ट मैंडेटरी नहीं है, ये आपका क्लियर होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो आंसर आपका थर्ड रॉन्ग है। करेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, तो ए एंड मतलब फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड बर्स्ट रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लाउड बर्स्ट। The India Meteorological Department (IMD) terms a rain event as a cloud burst if 10 centimeter of the rainfall is received at a station in 1 hour. Cloud burst occurs exclusively in mountainous zones due to a orographic lifting. Climate change is a challenge in tracking cloud burst at every 1 degree centigrade rise in their air hold approximately 7% more moisture. सो सही बताना है यहाँ पे, करेक्ट बताना है। करेक्ट क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड या तीनों सही है। आंसर है आपका यहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि एक्सक्लूसिवली माउंटेनियस जोन का है, तो माउंटेनियस के अलावा ये प्लेन जोन में भी ये होता है। ठीक है, प्लेन जोन में भी आपका होता है क्लाउड बर्स्ट, ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं है कि माउंटेनियस जोन में ही होगा, तो इसके सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर सी करेक्ट। नेक्स्ट, with reference to the glacial lake outburst flood GLOF, consider the following statements. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि glacial lakes are typically formed exclusively by melt water in depression on glacial supraglacial lakes. Glacial lake outburst floods is a flood resulting from the sudden and rapid release of water from a glacial lake, often caused by the failure of moraine dam or ice dam. National Disaster Management Authority (NDMA) implement a specific GLOF risk reduction strategy as part of the National Disaster Management Plan 2009. सो करेक्ट बताना है यहाँ पे, करेक्ट क्या है? करेक्ट आपका फर्स्ट रॉन्ग है, सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। with reference to the marine oil pollution control and cleanup technology से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, सही बताना है। तीन स्टेटमेंट में से सही कौन सा है? द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 in India is the nodal agency that coordinates oil spill responses in India maritime zone. तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 जो है इन इंडिया में वो नोडल एजेंसी है दैट कोऑर्डिनेट ऑयल स्पिल रेस्पॉन्स इन इंडिया मैरीटाइम जोन्स। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बाइड इज कंसिडर्ड एज एन एनवायरमेंटल hazard in marine environments because it produces high flammable acetylene gas when it reacts with the seawater. सो कैल्शियम कार्बाइड को कंसिडर किया जाता है एनवायरमेंटल हजार्ड के रूप में मैरिन एनवायरमेंट में। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस करता हाई फ्लेमेबल एसिटिलीन गैस को जो सी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑयल ऑयल जैपर एंड ऑयल लिवोरस एस आर एग्जाम्पल ऑफ sorbent material developed by the Energy and Resource Institute TERI to clean oil spills. ठीक है, तो आपको यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तीनों में से बताना है सही कौन सा है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या तीनों सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पर फर्स्ट यदि स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि जो एजेंसी है बेसिकली ऑयल स्पिल्स रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए और नोडल एजेंसी आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट नहीं है और ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। यहाँ पर क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन
कोस्ट गार्ड, ठीक है। सो और मर्चेंट शिपिंग एक्ट बेसिकली क्या करता है कि शिपिंग और पोल्यूशन कंट्रोल प्रोविजन से रिलेटेड है। इससे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि जो ऑयल जेपर ओलिविवोरस जो एस है, ये बेसिकली एग्जांपल है आपका बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी का। बायो रिमेडिएशन रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल, इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं हाइड्रोकार्बन्स को, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, हम जो हार्मलेस होता है, ठीक है, वाटर में। क्लियर है? सो आपका यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, सिर्फ सेकंड सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्विस्टर्स। ट्विस्टर से रिलेटेड, twisters are violently spinning and funnel-based column of air stretching from the dark thunderclouds to the ground. They develop when moist and warm air collides with dry and cold air, creating atmospheric instability create करता है. The majority of twisters are formed around the Gulf of Mexico के around होता है. करेक्ट बताना है. बताइए आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे all three statements are correct. तीनों का तीनों यहाँ पे सही है. आंसर डी. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द ग्रे राइनो इवेंट्स के बारे में है, ठीक है। ग्रे राइनो इवेंट्स आर रैंडम सरप्राइजेज विद द हाई इम्पैक्ट, दे अकर आफ्टर क्लियर वार्निंग एंड एक्युमुलेटिंग एविडेंस। द वायनाड लैंडस्लाइड एज अ रिसेंट अकरेंस ऑफ सच एन इवेंट। करेक्ट बताना है क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सेकेंड एंड थर्ड है। फर्स्ट रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि ये रैंडम सरप्राइज नहीं होता है, नॉट बीइंग random surprises. So first answer is incorrect. आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को आपको ओशियन बेसिन के साथ मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। हरिकेन इंडियन ओशियन, टाइफून वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, विली विली ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउदर्न इंडियन ओशियन। करेक्टली मैच बताइए क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड ऑल थ्री मैच्ड है। आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हरिकेन जो है बेसिकली हरिकेन वो आपके नॉर्थ अटलांटिक, ईस्ट ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक ओशियन में यहाँ होता है। और जो इंडियन ओशियन की बात हो रही है यहाँ पर साइक्लोन टर्म यूज होता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट मैचिंग करेक्ट नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी होगा, सेकेंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक स्वार्म। अर्थक्वेक स्वार्म से रिलेटेड है। अर्थक्वेक स्वार्म्स आर सीक्वेंस ऑफ मेनी अर्थक्वेक occurring in a short period without a specific main shock. They are observed in a volcanic environment and hydrothermal system. Swarms can last week and produce thousands of earthquake. करेक्ट बताना है आपको, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर है यहाँ पे कि ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे जहां से यूपीएससी में आने की काफ़ी संभावना है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।